तो बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले हमें चार्जेस शब्द का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। तो होता क्या है कि जब कोई लेंडर किसी कंपनी को कोई लोन देता है, अब चाहे वो फिर बैंक हो, चाहे फिर वो डिबेंचर होल्डर्स हों या कोई इंडिविजुअल हो जिसने कंपनी को लोन दिया है, तो उसे इस बात का डर तो रहता ही है कि यदि कंपनी ने उसका पैसा सही समय पर नहीं चुकाया या ब्याज नहीं चुकाया तो उसके पास क्या उपाय होगा। इसीलिए लोन देते समय एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है लेंडर के द्वारा कंपनी के साथ कि भाई जो तुम्हारी असेट्स हैं यदि बेचनी पड़ी बाद में, कंपनी की वाइंड अप हो रही है, तो ऐसे केस में बिकने पर जो असेट्स से सबसे पहले पैसा मिलने का अधिकार होगा वो हमारे पास होगा। और ये जो अधिकार रख लिया जाता है कि असेट्स बिकने पर सबसे पहले जो पैसा मिलेगा वो हमें मिलेगा, इसे ही चार्जेस कहते हैं। तो कंपनी के असेट्स पर चार्ज क्रिएट करने का एग्रीमेंट। तो जो चार्ज होता है, चार्ज को भी रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, कब ज़रूरी होता है, कब नहीं भी होता, ना होने के क्या इम्पैक्ट होंगे, वो सब कंपनी लॉ ने यहाँ इस चैप्टर में समझाया है। तो यहाँ मीनिंग ऑफ चार्ज, फिर चार्ज के टाइप्स, उसमें डिफरेंस, चार्ज के रजिस्ट्रेशन के क्या स्टेप्स हैं, वो नॉन रजिस्ट्रेशन हो यदि चार्ज का तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, और डिफॉल्ट किया जाए तो क्या पेनल प्रोविजन है, ये सब इस चैप्टर में समझाए गए हैं। चार्ज की डेफिनेशन सबसेक्शन 16 ऑफ सेक्शन 2 में दी गई, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 77 में, एप्लीकेशन 78, नोटिस 80, सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज 80 to 83 और पनिशमेंट और रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ चार्ज 86, 87। तो यानी कि देखा जाए तो 77 से 87 तक चार्जेस का जो प्रोविजंस है वे कवर्ड है। तो यदि हम देखें तो लिखा है कि लॉ विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हैज बीन डेल्ट इन चैप्टर 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 कंसिस्टिंग ऑफ सेक्शंस 77 to 87 एज वेल एज कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014। यानी कि जो चार्जेस का पूरा कॉन्सेप्ट है और जो प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन इत्यादि का, वो सेक्शन 77 से 87 तथा कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014 में इंक्लूड किया गया। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ चार्ज सेक्शन 2 सबसेक्शन 16 में समझाई गई। चार्जेस एक तरह का इंटरेस्ट यानी कि हित या एक तरह का लियन है जो क्रिएट किया जाता है प्रॉपर्टी या असेट पर या उसकी अंडरटेकिंग्स पर या दोनों पर एक सिक्योरिटी के रूप में, और मॉर्गेज शब्द भी चार्जेस की कैटेगरी में ही आता है। यह सिक्योरिटी के रूप में क्रिएट किया जाता है। इसका मतलब यही तो है कि यदि आपने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो जब असेट्स बिकेंगी तो सबसे पहले पैसा जो मिलने का अधिकार होगा वो हमारा होगा। इसे ही चार्ज कहते हैं। तो चार्ज एक इंटरेस्ट और लियन हुआ जो क्रिएट होता है प्रॉपर्टी और असेट्स ऑफ द कंपनी या अंडरटेकिंग या दोनों पर एक सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन के रूप में। मॉर्गेज भी चार्ज है एक तरह का। जब भी कंपनी बोरो करती है कोई मनी लोन के रूप में, चाहे वो टर्म लोन हो चाहे वो वर्किंग कैपिटल लोन हो, तो जब कंपनी बोरो करती है लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बैंक से, किसी व्यक्ति से, तो वो ऐसे केस में ऑफर भी करती है अपनी प्रॉपर्टी, अपनी असेट, कि ये प्रॉपर्टी असेट आप सिक्योरिटी के रूप में चार्ज कर लो, चार्ज क्रिएट कर लो इस असेट पर, इस प्रॉपर्टी पर। तो जब लेंडर के फेवर में एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है जिससे उसका चार्ज क्रिएट हो जाता है असेट के ऊपर उसके फेवर में, तो हम कहते हैं कि ये हो गया चार्ज। चार्ज कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है कंपनी एक्ट के कुछ प्रोविजंस के अनुसार, जो चैप्टर 6 है उसमें, और जो रूल्स इस संबंध में बनाए गए हैं उनमें ये बात बताई गई है। अब बात आती है चार्जेस के रजिस्ट्रेशन की। तो ये कहा जाता है कि जब चार्ज रजिस्टर हो जाता है तो वो एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस के रूप में काम करता है। कहने जी क्या मतलब है इस बात का? हमें ये बात पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि भाई ये तो एक पब्लिक नोटिस है, दे दिया गया है तो हर व्यक्ति को जो भी संबंधित है
हम मानकर चलेंगे कि उसे ये बात पता है, चाहे उसने फिर वो पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, उसे पढ़ना आता हो या नहीं पढ़ना भी आता हो, तब भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब चार्जेस के रजिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो होता क्या है कि यदि एक लेंडर ने किसी कंपनी को लोन दिया और कंपनी की असेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया और उसके बाद उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास करा दिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। तो जब आरओसी के पास चार्जेस का रजिस्ट्रेशन करा दिया तो आरओसी का ऑफिस तो एक पब्लिक ऑफिस है और वहां जो भी डॉक्यूमेंट है वो एक पब्लिक नोटिस है। तो इसका मतलब जब चार्ज का रजिस्ट्रेशन आरओसी के पास कराया तो इसका मतलब तो सारे संसार को ये बता दिया कि कंपनी की कौन सी असेट्स पर किस लेंडर का अधिकार है। यदि वो प्रॉपर्टी बिकी तो पहले पैसा इस लेंडर को मिलेगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन का फायदा ये है कि यदि उसी असेट पर कोई और लेंडर कंपनी को लोन देकर चार्ज क्रिएट करना चाहता है तो उसे हम ये मानकर चलेंगे कि पहले से ही पता है कि भाई इस असेट पर तो एक लेंडर का पहले से ही अधिकार है, ताकि ऐसे केस में प्रथम अधिकार को लेकर लड़ाई ना हो कि एसेट बिकने के बाद सबसे पहले पैसा किसे मिलेगा। इसीलिए चार्जेस का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, क्योंकि चार्जेस का रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह ट्रीट होता है। और कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ही मतलब है पब्लिक नोटिस, और पब्लिक नोटिस का इंपैक्ट है किसी को पता हो ना पता हो, पढ़ना आता हो ना पढ़ना आता हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, माना नहीं जाएगा कि उसने सब पढ़ लिया है, ना केवल पढ़ लिया है, समझ भी लिया है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस जरूरी होता है एक तरह से, ताकि जो सब्सिक्वेंट लेंडर्स हैं उनका इंटरेस्ट सेफ गार्डेड रहे। तो लिखा है ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो भी चार्जेस रजिस्टर्ड होते हैं रजिस्ट्रार के पास वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। दिस मीन्स दैट एनी पर्सन हु विशेज टू लैंड मनी टू द कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी और बाय इट कैन रेफर टू द एमसीए पोर्टल एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन द असेट्स। ताकि ऐसे केस में यदि आप कंपनी को लोन देना चाह रहे हैं तो ऐसे केस में पहले से पहले ही आप पता कर सकें कि जब आप लोन दोगे और किन्हीं असेट्स पर आप चार्ज क्रिएट करना चाहोगे तो पहले से उस असेट पर किसी का चार्ज क्रिएटेड है कि नहीं है। ये बात याद रखने वाली है कि जो डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरह ट्रीट होते हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब ही डीम्ड नोटिस से होता है, नोटिस का मतलब ही नॉलेज से यहाँ से है। इसीलिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब है कि आपको इस बात की पहले से ही नॉलेज है। इसका मतलब ये है कि चाहे भले ही थर्ड पार्टी ने ना भी रेफर किया हो पब्लिक डॉक्यूमेंट, माना तो यही जाएगा कि उसने उसे देख लिया है। ये डीमिंग प्रोविजन है और इससे एक फिक्शन, लीगल फिक्शन क्रिएट होता है जिसमें मान लिया जाता है कि हर वो व्यक्ति जो डील कर रहा है कंपनी के साथ उन्हें इन सब बातों का पता है जो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड है। ये सिद्धांत सेक्शन 80 में कवर्ड है कंपनीज एक्ट के, और ये सिद्धांत कहता है कि जहां पर चार्ज रजिस्टर्ड होता है अंडर सेक्शन 77 तो जो भी व्यक्ति एक्वायर करेगा प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी असेट अंडरटेकिंग या उसका कोई पार्ट या कोई भी शेयर या इंटरेस्ट उसमें मान लिया जाएगा कि जो क्रिएट कर रहा है उसे पहले से उस रजिस्ट्रेशन के बारे में सारी नॉलेज है। इसीलिए हर व्यक्ति जो डील करना चाहता है कंपनी से वो वेरीफाई करेगा कि जो कंपनी की असेट्स हैं क्या उन पर कोई चार्ज है। वो रिकॉर्ड ऑफ चार्जेस चेक कर लेंगे जो मेंटेन्ड है कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले, ताकि ऐसे केस में पता चल जाए कि जब मैं लोन दे रहा हूं तो जिन असेट्स को मैं चार्ज क्रिएट करना चाह रहा हूं कहीं उन पर पहले से किसी का कोई चार्ज तो नहीं है। कई बार बच्चों को लगता है कि एक असेट पे एक से ज़्यादा चार्ज कैसे क्रिएट हो सकता है। सपोज एक असेट 1 करोड़ रुपए की है और जो पहला लोन दिया गया वो पहला लोन 50 लाख का है, तो ऐसे केस में अभी तो इस असेट पर और भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि असेट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और पहला लोन 50 लाख का है। तो ऐसे केस पे इस पे सब्सिक्वेंट चार्जेस भी क्रिएट किए जा सकते हैं। जैसे कि दूसरा लोन यदि 30 लाख का दिया तो इस असेट पर चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट चार्ज ये होगा, सेकंड चार्ज ये होगा। जो प्रायोरिटी ऑफ चार्जेस है वो इन सीक्वेंस ऑफ टाइम होती है, यानी कि असेट बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे पहले L1 का पेमेंट।
क्योंकि यदि बंदा एंटर हो जाता है ट्रांजैक्शन में बगैर कोई इंक्वायरी करे और बाद में उसे लॉस हो जाए क्योंकि पता चला कि चार्ज तो किसी और का क्रिएटेड था पहले से, इस एसेट पे तो जो एसेट के पैसे मिलेंगे वो तो पहले वाले को मिल जाएंगे, तो ऐसे केस में उसे लॉस हो जाएगा। इसीलिए ऐसे केस में उसे लॉस ना हो, कंपनी लॉ ने प्रोविजन मेक किया है कि यदि चार्ज आप क्रिएट करते हो कंपनी के एसेट्स पर तो उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, ताकि ऐसे केस में यदि कोई पता लगाना चाहता है, कोई जागरूक है लेंडर, तो वो पहले से ही पता लगाकर अपने आप को इस रिस्क से, इस लॉस से बचा सके। तो in case he enters into transaction without making any inquiry and later on suffers loss because of charge, he cannot claim the loss from the company, for it shall be deemed that he had notice of the charge. You will appreciate that compulsory registration of charge also act as a method of preventing a company from offering the same asset as security to borrow funds fraudulently from different lender. आप ये बात समझेंगे कि कंपनी लॉ ने कितना अच्छा प्रोविजन मेक किया है कि चार्जेस के रजिस्ट्रेशन को एक तरह से कंपलसरी बनाकर, ताकि ऐसे केस में कंपनी सेम असेट एक से ज़्यादा सिक्योरिटी होल्डर्स को फंड्स बोरो करने के लिए इस्तेमाल ना कर सके, ताकि वो फ्रॉडुलेंटली डिफरेंट लेंडर्स के साथ धोखा ना कर सके। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड ने ऑब्टेन किया एक टर्म लोन 50 लाख रुपीस का बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड से और क्रिएट कर दिया चार्ज, एक असेट जो कि ऑफिस बिल्डिंग थी उसके ऊपर, चार्ज का रजिस्ट्रेशन भी करा दिया। बाद में यदि बिल्डिंग नीरज को बेची गई तो ऐसे केस में हम ये मानकर चलेंगे कि उस पर पहले से विष्णु मार्केटिंग लिमिटेड जो, तो पहले से उसका बीटा कमर्शियल बैंक लिमिटेड का चार्ज है, ये बात नीरज को पता है, ये मान के चलेंगे क्योंकि चार्ज रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड चार्ज कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। दूसरे शब्दों में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि नीरज को पहले से ही पता था कि बिल्डिंग मॉर्गेज है एक बैंक के नाम में जब उसने लोन ऑब्टेन किया था। अब ऐसे केस में वो ये प्लीड नहीं कर सकता कि मुझे नहीं पता था कि चार्ज क्रिएटेड है, तो ऐसे केस में असेट, ऐसे केस में यदि कंपनी ने लोन ना चुकाया तो बेचकर बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, ये वो नहीं कह सकता क्योंकि चार्ज का रजिस्ट्रेशन हो रखा था। तो माना जाएगा कि उसने जो बिल्डिंग खरीदी है इस नॉलेज के साथ खरीदी है कि इस पर पहले से किसी का चार्ज क्रिएटेड है। चार्ज भी दो तरह का होता है, चार्ज होता है फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स्ड चार्ज या फ्लोटिंग चार्ज में क्या फर्क है? जैसे कि एक कंपनी है, तो कंपनी के पास कई तरह की एसेट होती हैं, एक होती है फिक्स्ड एसेट, एक होती है फ्लोटिंग एसेट। फिक्स्ड एसेट में होती हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि कोई और एसेट जो कि फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है। जब किसी बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने या कहीं किसी लेंडर ने कंपनी को लोन दिया है और चार्ज क्रिएट किया है उसकी स्पेसिफिक एसेट्स पर, जैसे किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग पर, किसी पर्टिकुलर लैंड पर, किसी पर्टिकुलर प्लांट या मशीनरी पर, तो हम कहते हैं कि फिक्स्ड चार्ज या स्पेसिफिक चार्ज क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि वो कौन सी एसेट है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएटेड है। कंपनी के डिफॉल्ट किए जाने पर, लोन को ना चुकाए जाने पर, ब्याज को ना चुकाए जाने पर मुझे कौन सा लैंड, कौन सी बिल्डिंग अपने कब्जे में लेकर बेचने का अधिकार है। तो जब ऐसे चार्ज क्रिएट होता है तो उसे हम बोलते हैं कि ये चार्ज फिक्स्ड चार्ज है। हालांकि दूसरी तरह का चार्ज जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, तो जो कंपनी है, कंपनी के पास कुछ फ्लोटिंग एसेट्स भी होती हैं। फ्लोटिंग एसेट्स बोले तो जैसे स्टॉक, जैसे डेटर। तो जैसे स्टॉक या डेटर होता है, ये फ्लोटिंग एसेट्स है। कह लीजिए फ्लोटिंग एसेट्स क्यों है? ये फ्लोटिंग एसेट्स इस वजह से है क्योंकि ये लगातार बदलती रहती हैं। स्टॉक जो है बनता रहता है, बिकता रहता है, बनता रहता है, बिकता रहता है। तो जैसे ये कंपनी का स्टॉक है, तो ऐसे केस में जब चार्ज स्टॉक के ऊपर क्रिएट होता है तो स्टॉक तो बनता रहता है, बिकता रहता है। सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी के पास ये 5 यूनिट स्टॉक की हमेशा रहती हैं, 5 बनती रहती हैं, बिकती रहती हैं, बनती रहती हैं, बिकती रहती हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो चार्ज क्रिएट हुआ है वो
5 यूनिट के ऊपर क्रिएट हुआ है, लेकिन वे 5 यूनिट वो भी हैं जो फिलहाल हैं, और जब वे बिक जाएंगी तो वे 5 यूनिट वे हो जाएंगी जो नई बन के आ जाएंगी। इसका मतलब एक तरह से जो चार्ज है वो इक्विटेबल नेचर का है और वो फ्लोट करता रहता है इन सारी एसेट्स के ऊपर, और इसके नीचे से ये एसेट्स बदलती रहती हैं, पुरानी जाती रहती हैं, नई आती रहती हैं। इसी तरह से डेटर्स पुराने रियलाइज होते रहते हैं, नए क्रिएट होते रहते हैं। जैसे 1 लाख के डेटर के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि राम श्याम मोहन सोहन पर हुआ, वो तो 1 लाख के डेटर पर हुआ। वो राम श्याम मोहन सोहन या अन्य कोई हरीश गिरीश मुनीश ऐसे डेटर भी होते रहते हैं। तो जो आता रहेगा, जो 1 लाख डेटर्स हैं उनके ऊपर चार्ज रहेगा, हो चाहे मैं कोई भी व्यक्ति। जैसे कि यहाँ स्टॉक बदलता रहता है, इसीलिए फ्लोटिंग चार्ज को इक्विटेबल चार्ज भी कहते हैं। फ्लोटिंग चार्ज को इक्विटेबल चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब स्टॉक पर जैसे फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट हुआ तो इन स्टॉक में डील करने का पूरी तरह से कंपनी को भी अधिकार है, वो इन्हें बेच भी सकती है, और लेंडर को तो इनके ऊपर अधिकार है ही कि यदि कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो मैं इन्हें अपने कब्जे में लेके बेच दूंगा। इस चार्ज को इसीलिए फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं क्योंकि एक तरह से फ्लोटिंग एसेट के ऊपर चार्ज फ्लोट करता रहता है। तो चार्ज 2 तरह के एसेट्स पर क्रिएट हुआ, फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। तो यहां पर फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज को एक्सप्लेन किया गया और कहा गया फिक्स्ड चार्ज वो चार्ज है जो कि कंपनी की स्पेसिफिक एसेट्स पर, बोरोइंग कंपनी की स्पेसिफिक एसेट्स पर लेंडिंग कंपनी ने क्रिएट किया। ये एसेट्स वो एसेट्स हैं जो परमानेंट नेचर की हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग है, ऑफिस की प्रीमाइसेस है, कोई मशीनरी इंस्टॉल्ड है कंपनी के द्वारा, और इसी प्रकार से फर्दर ये एसेट्स आइडेंटिफाइड होती हैं उसी समय जिस समय चार्ज क्रिएट किया गया है। फिक्स चार्ज यूजुअली या तो मॉर्गेज या तो टाइटल डीड्स लेंडर के पास डिपॉजिट करके क्रिएट कर दिया जाता है। जहां पर चार्ज एसेट्स पर क्रिएट कर दिया जाता है ये चार्ज फिक्स चार्ज कहलाता है, और बोरिंग कंपनी बगैर लेंडर से पूछे एसेट को बेच नहीं सकती हैं क्योंकि फिक्स चार्ज है। एसेट्स जो अंडर फिक्स चार्ज है वे केवल तब बिक सकती हैं जब चार्ज होल्डर इस बात की परमिशन दे दे। फिक्स चार्ज तब वैकेट हो जाता है, तब समाप्त हो जाता है जब सारा पैसा लेंडर का विद इंटरेस्ट चुका दिया जाता है। अ फिक्स चार्ज इज वैकेटेड व्हेन द मनी बोरोड अगेंस्ट द एसेट सब्जेक्ट टू फिक्स चार्ज इज रीपेड इन फुल। फिर इसी प्रकार से बात आती है फ्लोटिंग चार्ज की। फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होता है कंपनी की एसेट्स या क्लास ऑफ एसेट्स पर जो फ्लक्चुएट होती रहती हैं, फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल का स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड, फिनिश गुड्स का स्टॉक यानी कि डेटर्स या इसी प्रकार की चीज़ें। ये एसेट्स जो अंदर फ्लोटिंग चार्ज होती हैं ये बदलती रहती हैं क्योंकि जो बोरिंग कंपनी है वो परमिटेड है, वो ऐसे केस में ट्रेडिंग करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए इन एसेट्स का लगातार प्रयोग करती रहती है। ये पुरानी खत्म होती रहती है, नई बनती रहती है, और जो चार्ज होल्डर है उसका चार्ज न केवल प्रेजेंट बल्कि फ्यूचर में आने वाली सभी एसेट्स, इन सभी इस नेचर के एसेट्स पर भी होता है। एग्जाम्पल, एक रिटेल शोरूम के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स रखे हैं सेल के लिए। जो ऑनर है शोरूम का उसने अगेंस्ट दीज गुड्स सिक्योरिटी के शोरूम बनाया, उसमें सामान जो है खरीदा, लेकिन अभी भी वो बिका नहीं है, और लेकिन वो उसे बेचने का अधिकार रखता है, उनमें डील करने का अधिकार रखता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। बायर को तो जो एसेट मिलेगी जिसके ऊपर फ्लोटिंग चार्ज था वो फ्री ऑफ चार्ज ही मिलेगी क्योंकि लेंडर का चार्ज तो नई एसेट्स जो बनकर आएगा उस पर क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से बात आती है एक वर्ड की जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है एक तरह से जो चार्ज अभी तक फ्लोटिंग था उसका फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाना। जैसे कंपनी ने एक फैक्ट्री को लोन दी, जैसे एक बैंक ने एक फैक्ट्री को लोन दिया और उसकी 100 बोरियों पर एक फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट कर लिया। जनरली वो कंपनी 500 बोरी हर समय अपने स्टॉक में रखती ही थी। तो जब तक चार्ज क्रिएटेड जो हुआ है उसे कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ी, जब तक कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया तब तक तो ये जो 500 बोरियां बन रही हैं, बिक रही हैं, बन रही हैं, बिक रही हैं, उनमें से कोई सी भी 100 हो सकती हैं,
खुद कंपनी को भी नहीं पता, खुद लेंडर को भी नहीं। लेकिन यदि कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो ऐसे केस में लेंडर कंपनी में आएगा और 100 बोरियां अलग उठा के रख देगा कि ये हैं वे बोरियां जिनके ऊपर मेरा चार्ज है और मैं इन्हें बेचकर अपने पैसों की रिकवरी करूंगा। तो इसका मतलब जो चार्ज अभी तक फ्लोटिंग था, जो अभी तक प्रेजेंट की और पास्ट की सभी असेट्स पर क्रिएटेड था, अब वो स्पेसिफिक हो गया क्योंकि मैं 100 बोरियां उठा के अलग रख दी गई। यानी कि जो चीज अब तक फ्लोटिंग थी वो क्रिस्टलाइज हो गई, जम गई एक तरह से। इसे ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कहा जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज का मतलब एक तरह से हुआ कि जो फ्लोटिंग चार्ज था अब वो फिक्स्ड में या स्पेसिफिक में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट से पहले ये तो था कि 100 बोरियों पर चार्ज क्रिएटेड है, पर ये नहीं कौन सी। लेकिन डिफॉल्ट होने पर जब मैं स्पेसिफाई कर दी, मार्क कर दी, अलग उठा के रख दी, तो हम कह सकते हैं कि वो चार्ज क्रिस्टलाइज हो गया। इसे ही क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। कंपनी के केस में जो कंपनी जैसे लेदर गुड्स बना रही है, रॉ मटेरियल लेदर की फॉर्म में होगा और सपोज लेदर के ऊपर फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया गया है। ये वो लेदर है जो मैन्युफैक्चरर लेदर गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो ऐसे केस में लेंडर की परमिशन के बगैर ही लेदर से गुड्स बनाता रहता है, नया लेदर खरीदता रहता है, पुराने के गुड्स बनकर बिकते रहते हैं। यानी कि जो लेदर है अंडर चार्ज वो ऐसे केस में बदलता रहता है। इसीलिए रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है, जैसे यहाँ पर लेदर, उस पर चार्ज जो क्रिएट होगा वो फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट होगा। ये फिक्स्ड चार्ज की तरह नहीं है। यहाँ जो असेट ऑफर की गई है सिक्योरिटी के रूप में कंपनी के द्वारा, वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कंपनी यानी कि जो बोरोवर है वो इस्तेमाल करता रहेगा। जो बायर है जब वो उससे बने हुए गुड्स खरीदेगा तो ऐसे केस में उसके गुड्स फ्री ऑफ चार्जेस होंगे, क्योंकि लेंडर के जो चार्ज है वो तो और जो नई असेट आई होगी, नया लेदर आया होगा, उस पर क्रिएट हो गया होगा। जब लेकिन क्रेडिटर एनफोर्स करता है अपनी सिक्योरिटी, या फिर जैसे कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, तो ये जो फ्लोटिंग चार्ज है ये फिक्स्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो स्टॉक है उसमें से वो कौन सा स्टॉक है, या फिर वो सारा स्टॉक, यदि सारा ही फ्लोटिंग चार्ज वाला है तो ऐसे केस में वो पक्का हो जाएगा कि ये है वो जिसे बेचकर असली में पैसा रिकवर करना है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज कहते हैं। तो ये मानकर चलो कि फ्लोटिंग चार्ज डोरमेंट पड़ा रहता है जब तक कि वो फिक्स्ड या क्रिस्टलाइज ना हो जाए। क्रिस्टलाइजेशन होने पर जो सिक्योरिटी है, चाहे फिर वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स का स्टॉक हो, वो फिक्स्ड हो जाता है और अब वो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन है। इसीलिए जो बोरोड मनी है वो उसे बेचकर रीपे की जाएगी। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज हो सकता है टर्म्स और कंडीशन ऑफ फ्लोटिंग चार्ज यदि वायलेट की गई है कंपनी ने, या कंपनी बिजनेस कैरी ऑन करना बंद कर रही है, सीज कर रही है, कंपनी या लिक्विडेशन में जा रही है, या क्रेडिटर्स ने किसी कारण से अपनी सिक्योरिटी एनफोर्स कर दी। इन सभी केसेस में फ्लोटिंग चार्ज का क्रिस्टलाइजेशन कर दिया जाता है।